चैप्टर 26 परफेक्ट दवा। ये यार, तुमने अभी क्या कहा? तीसरे एल्डर जियाओ झोंग ने हैरानी से पूछा। जियाओ ये मुस्कुराया और मजाक में कहा, क्यों, मुझे याद है अंकल जियाओ झोंग, तुम अभी कान की उम्र के नहीं हुए हो। मैंने कहा था मैं भी फर्स्ट ग्रेड फार्मासिस्ट हूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? सच में फर्स्ट ग्रेड फार्मासिस्ट? तीसरे एल्डर को सच में लगा कि वो बहरा है और उन्हें लगा कि वो आवाज़ें सुन रहा है। सच में? जियाओ ये ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। सच में? हा हा हा। तीसरे एल्डर तुरंत खुश हो गए और जियाओ ये ने अभी अभी उसका मजाक उड़ाया था। जब जियाओ ये ने सिर हिलाया तो ऑडियंस का माहौल अचानक रुक गया। सिर्फ तीनों एल्डर की हंसी गूंजती नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा। तीसरे एल्डर के हंसना बंद करने के बाद उसने जोर से सिर हिलाया। उसे समझ भी नहीं आया कि जियाओ ये से अपनी खुशी कैसे जाहिर करे। उसके दिल में सिर्फ अच्छा और बहुत अच्छा शब्द आए, चलो चलते हैं। जियाओ ये हल्का सा मुस्कुराया और उसी समय उसके दिल में अचानक एक गर्माहट दौड़ गई। वो जानता था कि तीनों एल्डर दिल से खुश थे। ऑडियंस में बैठे सभी लोग हैरान हो सकते हैं और उसके कल्टीवेशन टैलेंट और फार्मासिस्ट की काबिलियत की तारीफ कर सकते हैं, जो एक तरह से जीनियस की तारीफ और दोस्ती है। सिर्फ तीनों एल्डर ही सिर्फ टेंशन की वजह से उसकी परवाह करते थे और उसके साथ सैटिस्फाइड और रिलीफ महसूस करते थे और फिर दिल से खुशी जाहिर करते थे। ये एक सच्ची खुशी है जो सिर्फ रिश्तेदारों में ही मिल सकती है। मुझे रोको। अचानक एक और बेचैन आवाज़ सुनाई दी। इसके बारे में सोचो भी मत, ये घिनौनी आवाज़ पांचवें एल्डर की है। पांचवें एल्डर? और कब है? जियाओ यी ने ठंडेपन से अपना सिर घुमाया और उसकी तरफ देखा। जियाओ यी, तुम बकवास नहीं करना चाहते? पांचवें एल्डर गुस्से से चिल्लाए। क्या तुम भी फर्स्ट ग्रेड फार्मासिस्ट हो? जाओ चीटिंग करो। हाँ, जियाओ रुओकांग ने नफरत से कहा। तुम अपनी कम काबिलियत के बावजूद फार्मासिस्ट बनना चाहते हो? ये सच में दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ है। मुझे लगता है कि तुम बस सज़ा से बचना चाहते हो और अपनी मर्जी से झूठ बोलते हो। जियाओ रुओकांग ने हाँ में कहा और तय किया कि जियाओ यी झूठ बोल रहा है। जैसे ही इन दोनों लोगों की बातें निकलीं, कबीले के लोग और यहाँ तक कि एल्डर्स की सीट पर बैठे एल्डर्स भी हैरान रह गए। दूसरे एल्डर ने मुंह बनाया और कहा, जियाओ जी अभी सिर्फ 16 साल का है। इतनी कम उम्र में वो फर्स्ट ग्रेड फार्मासिस्ट कैसे हो सकता है? जहां तक मुझे पता है, फार्मासिस्ट बनने के लिए आपको क्वालिफिकेशन की बात करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको बहुत सारा मेडिसिन का ज्ञान भी चाहिए। दूसरे बुजुर्ग ने आगे कहा, लेकिन आजकल जियाओ जी की परफॉर्मेंस को देखते हुए वो किसी विस्परर जैसा नहीं है। बुजुर्ग, आपको क्या लगता है? बड़े बुजुर्ग एक नेक तीसरे दर्जे के एल्केमिस्ट हैं। इस मामले में उनका सबसे ज़्यादा दबदबा है। बुजुर्ग ने थोड़ी देर सोचा और कहा, फार्मासिस्ट बनने के लिए आपको सच में दवा को रिफाइन करने के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास जानकारी है भी तो आपको गोली बनाने की विधि पढ़नी होगी, रिफाइन करने के स्टेप्स में माहिर होना होगा और रिफाइन करने का अनुभव जमा करना होगा। सामान चुनना, भट्टी गर्म करना, दवा की डोज देना, आग को कंट्रोल करना, गोली को गाढ़ा करना, भट्टी खोलना वगैरह स्टेप्स की सीरीज़ बहुत मुश्किल है और टाइमिंग अलग नहीं हो सकती। सिर्फ इसी को रिफाइन करके फर्स्ट ग्रेड गोली बनाई जा सकती है और एक मशहूर फर्स्ट क्लास एल्केमिस्ट बना जा सकता है। इतनी सख्त ज़रूरतों की वजह से फार्मासिस्ट बनने के लिए दो ज़रूरी शर्तें हैं। एक है किसी मशहूर टीचर का गाइडेंस और दूसरा है बहुत ज़्यादा पढ़ाई का समय। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, जियाओ जी ने आधे महीने से ज़्यादा समय पहले मेडिसिन रिफाइनिंग हॉल से मेडिसिन रिफाइनिंग रिकॉर्ड उधार लिया था और परिवार के किसी फार्मासिस्ट ने उसे गाइड नहीं किया। बड़े बुजुर्ग ने कोई पक्का नतीजा नहीं दिया, बल्कि अपना एनालिसिस दिया। उसी समय मार्शल आर्ट्स स्टेज पर पांचवें बुजुर्ग जियाओ यी के झूठ का पर्दाफाश करना चाहते थे और जीत की भावना से बोले, जियाओ यी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये चालाक चालें खेलकर सजा से बच सकते हो? जियाओ रुओकांग ने मजाक उड़ाया। जियाओ यी, मेरे पास रहस्यमयी आग के दरवाजे में सेकंड रैंक का एल्केमिस्ट टीचर है। साथ ही दरवाजे के बुजुर्गों ने उन्हें ट्रेन करने के लिए कड़ी मेहनत की है और उन्होंने 4 साल तक कड़ी मेहनत की है। बॉडी पिल बनाकर एक नेक फर्स्ट ग्रेड एल्केमिस्ट बनो। एक साथ दवा रिफाइन करना बहुत मुश्किल है। तुम जवान हो, लेकिन तुम दिखावा करते हो कि तुम फर्स्ट ग्रेड फार्मासिस्ट हो। ये तो बस दूसरों को हंसाना है। जियाओ रुओकांग के हिसाब से वो 4 साल की पढ़ाई के बाद एक फर्स्ट क्लास फार्मासिस्ट बन गया, जो पहले से ही बहुत खास बात है। पांचवें एल्डर ने सीधे चिल्लाकर कहा, जियाओ यी, परिवार के एल्केमिस्ट को घायल कर दिया और बड़ों के सामने झूठ बोला, परिवार के बड़ों को धोखा देने के इरादे से। दोनों गुनाहों की सज़ा एक साथ है। मुझे लगता है कि रॉड की सज़ा अभी भी हल्की है। आओ मुझे दो, मैं इस बुरे जानवर को मार डालूंगा। बुजुर्गों की टेबल पर दूसरे एल्डर ने बड़े एल्डर का एनालिसिस सुनकर आह भरी और कहा, इस तरह जियाओ यी सच में झूठ बोल रहा है। अचानक बड़े एल्डर ने अपना सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, नहीं। ओह! दूसरा एल्डर हैरान रह गया। बड़े एल्डर अचानक मुस्कुराए और बोले, मेरा पिछला एनालिसिस ये सिर्फ कॉमन सेंस पर आधारित था और सिर्फ आम लोगों के लिए था। जहाँ तक जियाओ यी की बात है,
आजकल उसके परफॉर्मेंस को देखते हुए क्या तुम्हें लगता है कि वो एक आम इंसान है? बड़े बुजुर्ग का क्या मतलब है? दूसरे बुजुर्ग को थोड़ी हैरानी हुई। बड़े बुजुर्ग हमेशा सीरियस दिखते थे, लेकिन अब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें ये जानना होगा कि इस दुनिया में जीनियस हैं। जीनियस जाहिर है कॉमन सेंस से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। हाँ? दूसरे बुजुर्ग ने अचानक आंखें चमकाई और पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि वो उस तरह का जीनियस है? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या वो कोई फार्मासिस्ट है? तुम कोशिश करके बता सकते हो, सिर्फ बेवकूफ़ ही ऐसे झूठ फैला सकते हैं। ज़ियाओयी के परफॉर्मेंस से वो साफ तौर पर एक मार्शल जीनियस है। क्योंकि वो बेवकूफ़ नहीं है तो ये साबित होता है कि वो इस तरह घबराएगा नहीं। बड़े बुजुर्ग ने पूरी जिंदगी जी, उनकी नज़र बहुत सटीक थी और उन्हें विश्वास था कि वो ज़ियाओयी को नहीं चुकेंगे। इस समय पांचों बुजुर्ग ज़ियाओयी को गिराने की धमकी दे रहे थे और वो एक्शन लेने के लिए भी तैयार थे। दूसरे बुजुर्ग ने अचानक चिल्लाया, ये सब मुझे रोको जो ज़ियाओयी को लेने की हिम्मत करता है और कबीले के नियम इंतज़ार करने के हैं। दूसरे बुजुर्ग ने जोर से चिल्लाया और सभी के चेहरे पर हैरानी का भाव था। पांचवें बुजुर्ग ने गुस्से में कहा, दूसरे बुजुर्ग तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम सच में इस बेशर्म छोटे ज़ियाओयी पर यकीन करते हो? ज़ियाओयी, क्या तुम सबके सामने दवा को रिफाइन करने की हिम्मत करते हो? पांचवें बुजुर्ग ने दूसरे बुजुर्ग से सवाल करने की हिम्मत नहीं की और ज़ियाओयी की तरफ उंगली उठाई। तुम हिम्मत क्यों नहीं करते? ज़ियाओयी ने ठंडेपन से जवाब दिया, ठीक है, जब तुम मरोगे तो तुम जिद्दी बनने की हिम्मत करोगे। पांचवें बुजुर्ग ने मजाक उड़ाया, चलो दवा का सामान तैयार करो, मैं सबके सामने ज़ियाओयी के झूठ का पर्दाफाश करना चाहता हूं। इस समय बगल में खड़े तीन बुजुर्गों ने कहा, पांचवें बुजुर्ग, तुम यीयर से सवाल करते हो, मैं ज़ियाओ रुओकांग से क्यों नहीं पूछता? हो सकता है वो एक फर्स्ट ग्रेड एल्केमिस्ट भी डींगे हाँकता हो। कमीने, पांचवें बुजुर्ग ने चिल्लाकर कहा, अगर तुम एक पागल फार्मासिस्ट हो, तुम्हारे पास गहरे आग के दरवाजे का सबूत है, तो तुम ज़ियाओयी जैसे कैसे हो सकते हो, एक पीले मुंह वाला बच्चा, बदनाम करने वाला। तीसरे बुजुर्ग ने मजाक उड़ाया, ये ज़ियाओ परिवार है, ज़्वनहुओ कबीला नहीं। मैं सिर्फ ज़ियाओ रुओकांग से पूछता हूँ, क्या तुम सबके सामने किमिया करने की हिम्मत करोगे? हाँ, ज़ियाओयी ने ठंडी आवाज़ में कहा, कोई बात नहीं, ज़ियाओयी को कचरा देखने दो, हर कोई फर्स्ट ग्रेड एल्केमिस्ट नहीं बन सकता। थोड़ी देर बाद कंपटीशन स्टेज पर दवाइयों का गुच्छा रखा गया। ज़ियाओ रुओ ने घमंड से कई बॉडी टेम्परिंग पिल्स चुनी, ज़ियाओयी को नफरत से देखा और दवा को रिफाइन करना शुरू कर दिया। लेकिन ज़ियाओयी ने सिर्फ सामान की एक कॉपी ली। क्या बात है, कबीले के लोग हैरान थे। दवा को रिफाइन करने में फेल होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि ज़ियाओयी सिर्फ एक कॉपी लेता है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे इतना भरोसा है कि रिफाइनिंग में सक्सेस के लिए एक ही चीज़ काफ़ी है? पांचवें बुजुर्ग ने मजाक उड़ाया, मरने पर भी मरने का नाटक कर रहा है। ज़ियाओयी और ज़ियाओ रुओकांग दोनों ने एल्केमी बनाना शुरू कर दिया। हालांकि जब एल्केमी अभी शुरू ही हुई थी तो ज़ियाओ रुओकांग और पांचवें बुजुर्ग ने ज़ियाओयी की रिफाइनिंग फर्नेस को देखकर नाक सिकोड़ी। ये एक घटिया गिल्ट फर्नेस निकली और रिफाइनिंग दवा का असर खराब है। मैं देख रहा हूं कि इस बार उसने खुद को कैसे बेवकूफ़ बनाया। किनारे पर खड़े तीन बुजुर्ग बेचैनी से पैर पटकने लगे और चुपके से बोले, ओह, यीयर भी ऐसा ही है। अगर तुम एल्केमी बना सकते हो तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं 3 घूमने वाले स्टोव के लिए तैयार हूँ। ओह, अगर रिफाइनिंग फेल हो गई तो मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा है, गिल्ट फर्नेस की कीमत करीब 200 टेल है, जो बस एक आम मेडिसिन फर्नेस है, और 3 घूमने वाला स्टोव पहले दर्जे के एल्केमिस्ट के लिए स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है। ज़ियाओ रुओकांग अब इस तरह के एल्केमी फर्नेस का इस्तेमाल कर रहा है। सब लोग घबराहट से दोनों की रिफाइनिंग प्रोसेस को देख रहे थे। बुजुर्ग की टेबल पर बड़े बुजुर्ग ने गहरी नज़रों से देखा। उसे यकीन नहीं था कि वो गलत इंसान को गलत समझेगा, लेकिन फिर भी उसे कुछ शक था। जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया, ज़ियाओ रुओकांग ने एल्केमी को तेज करने के लिए 3 घूमने वाली फर्नेस का इस्तेमाल किया, लेकिन वो 2 बार फेल हो चुका था। दूसरी तरफ ज़ियाओयी अभी भी पहले मटेरियल में रिफाइनिंग कर रहा है। 10 मिनट से ज़्यादा समय के बाद दोनों मेडिसिन फर्नेस से अगरबत्ती की पिल की खुशबू आई, जिससे लोगों को ताजगी महसूस हुई। कुछ और मिनटों बाद दोनों ने एक ही समय पर एल्केमी खत्म कर दी। ज़ियाओ रुओ ने लीड ली, दवा की भट्टी खोली और ज़ियाओयी हो शेखी बघारते हुए देखा। दवा की भट्टी में तैयार बॉडी क्वेंचिंग पिल है। बुजुर्ग की सीट पर बुजुर्ग ने दूर से देखा और तारीफ की। हाँ, हालांकि ये 3 बार रिफाइन करने के बाद सफल हुई है, लेकिन तुम्हारी उम्र में ये आसान नहीं है और ये कमाल की है। महान बुजुर्ग ने बॉडी टेम्परिंग पिल्स को देखा और सिर हिलाया। हालांकि पिल बन गई है, लेकिन ये हाई क्वालिटी की नहीं है, लेकिन ये पहले से ही क्वालिफाइड है। ज़ियाओ रुओकांग, तुम्हारे में फार्मासिस्ट का लेवल तो है ही। इस समय ज़ियाओयी ने भी रिफाइनिंग भट्टी खोली। जब दवा रिफाइनिंग भट्टी खुली तो रिच पिल की धूप चारों ओर फैल गई। मार्शल आर्ट स्टेज पर, यहाँ तक कि बुजुर्ग की सीट और दूसरे लोगों तक। ये रिच पिल की खुशबू है। बुजुर्ग हैरान हो गया और जल्दी से उसे देखा। उसे देखकर वो चौंक गया। पिल एकदम परफेक्ट है,
गोल और ट्रांसपेरेंट, और दवा की खुशबू तेज है। ये साबित करता है कि मटेरियल को ज़्यादा से ज़्यादा रिफाइन किया गया है और बॉडी टेम्परिंग पिल में पूरी तरह से इंटीग्रेट किया गया है। ये पावरफुल है, सच में पावरफुल। इस तरह की रिफाइनिंग टेक्निक परफेक्ट है। उन्होंने अपनी तारीफ नहीं छुपाई। परफेक्ट पिल, कबीले के लोग भी चौंक गए। ये कैसे हो सकता है? हालांकि ये सिर्फ सबसे लोएस्ट लेवल की बॉडी टेम्परिंग पिल है, लेकिन इसे परफेक्ट बनाने में कम से कम दशकों का एक्सपीरियंस लगता है। जियाओ यी ने ये कैसे किया? और वो सिर्फ एक मटेरियल से रिफाइन करने में सक्सेस हुआ। जीनियस, ये पक्का एक जीनियस है। अचानक जियाओ यी ना सिर्फ एक मार्शल जीनियस है, बल्कि एक फार्मासिस्ट जीनियस भी है। गॉड मेरे जियाओ परिवार का भला करे। बुजुर्ग की सीट पर बैठे बड़े बुजुर्ग मुस्कुराए। जब से पेट्रियार्क गायब हुए हैं, बूढ़ा आदमी 10 साल से परेशान है। बुजुर्ग ने खुद से कहा, इस बार वो गायब है, लेकिन जो बेटा बचा है वो उससे बेहतर है। अच्छा, जियाओ परिवार में लोग हैं, मुझे राहत मिली। 16 साल का फर्स्ट ग्रेड अल्केमिस्ट, बूढ़े आदमी की दवा रिफाइन करने की जानकारी, अब अकेले बैलियन के बेवकूफ़ पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन जब वो बहुत खुश था तो अचानक उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और चिल्लाया, लड़के, हिम्मत है तुम्हारी। मार्शल आर्ट स्टेज पर जियाओ रुओकांग को नहीं पता था कि वो जियाओ जी के पीठ पर कब आ जाएगा। चैप्टर 27 खत्म। अचानक इतनी बड़ी भीड़ में जियाओ परिवार के 9 बड़े लोग इकट्ठा हो गए और जियाओ रुओकांग ने सबके सामने जियाओ यी पर हमला करने की हिम्मत की। इस अचानक हुए हमले ने सबको हैरान कर दिया। और जब जियाओ यी ने थांग लॉन्ग का इस्तेमाल नहीं किया तो वो सिर्फ मॉर्टल रेल्म के 9वें स्टेज में था, जो उस दिन के पहले लेवल से बहुत अलग था। अगर उसे चोट लगती तो वो गंभीर रूप से घायल हो जाता और खतरे में भी पड़ जाता। खुशकिस्मती से जियाओ यी की पिछली जिंदगी में एक टॉप किलर होने के नाते वो हर समय सावधान रहता था। हाँ, जियाओ यी को अपनी पीठ में एक जोरदार खतरा महसूस हुआ, ठीक उससे पहले जब बड़े बूढ़े ने चिल्लाया, छोटे कचरे, उन अजीब हरकतों का इस्तेमाल मत करो। मुझे देखने दो कि तुम मेरा हाथ कैसे रोकते हो। जब तक तुम खुद को मारते हो, मुझे देखने दो कि कौन मुझे पकड़ सकता है। जियाओ रुओकांग जियाओ यी को मारना चाहता था और उसे अपने चुपके से किए गए हमले का और भी ज्यादा यकीन था। क्योंकि तुम घटिया हो, इसलिए बेरहम होने का इल्ज़ाम मुझ पर लगेगा। जियाओ यी की नज़रें सिकुड़ गईं, उसकी आंखों में जान लेने का इरादा था। उसने हथेली का विरोध करने के लिए मुड़कर नहीं देखा, बल्कि अपना सिर टेढ़ा कर लिया। ये उसके अनजाने में झुके हुए सिर की वजह से ही जियाओ रुओकांग की हथेली पर थप्पड़ लगा और वो उसके कान से पहुंच की गई। क्या ये कैसे हो सकता है? जियाओ रुओकांग अचानक चौंक गया। वो जियाओ यी का सिर हथेली से कुचलना चाहता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जियाओ यी इससे बच जाएगा। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, जियाओ यी ने ठंडी आवाज़ में कहा और तुरंत शेंग लॉन्ग का इस्तेमाल किया और फिर एक बाघ की आकृति ने जियाओ रुओकांग की हथेली पकड़ ली। फिर वो नीचे गिरा और जियाओ रुओकांग को, जिसने उस पर हमला किया था, अपने सामने फेंक दिया। एक क्लिक के साथ जियाओ यी के बाघ के पंजों को सख्त देखकर जियाओ रुओकांग का हाथ आसानी से कट गया। जियाओ रुओ दर्द से चिल्लाई। चुपके से किया गया हमला फेल होने के बाद सामने से हमला करने पर उसे सिर्फ जियाओ यी ही कुचल सकता था। छोटे बेकार, हट जाओ मेरे पास से, जियाओ रुओ गुस्से से चिल्लाया। जियाओ यी ने उसके कानों में कान नहीं डाले, उसका चेहरा ठंडा था और एक क्लिक के साथ उसने जियाओ रुओकांग का दूसरा हाथ खत्म कर दिया। छोटे बेकार, तुम क्या करना चाहते हो? मैं ज़ुएन हुओमन की डीकन हूँ। तुम। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी, उसके पेट में पहले से ही दर्द महसूस हो रहा था और वो गाली देने में लाचार था। तुम मुझे ख़त्म करना चाहते हो? जियाओ रुओकांग को अचानक एहसास हुआ कि जियाओ यी क्या करना चाहता है और वो चौंक गया। उसे साफ महसूस हुआ कि जियाओ यी ने अभी पेट में जो मुक्का मारा था वो प्यूबिक एरिया में था। डेंटियन योद्धाओं के लिए असली क्यूची को स्टोर करने और जुटाने की सबसे ज़रूरी जगह है। एक बार ये ख़त्म हो गई तो ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। जियाओ यी, मुझे रोको, 5वें बुजुर्ग ने चिल्लाया और जियाओ रुओकांग को बचाने की तैयारी की। तीसरे बुजुर्ग तेज़ी से आगे बढ़े और एक झटके से उसके सामने रुक गए और रूखेपन से कहा, 5वें बुजुर्गों, मुझे उन्हें ईमानदारी से देखने दो। जियाओ रुओकांग का भी जियाओ यी पर हमला करके उसे मारने का इरादा तीसरे बुजुर्ग को पहले ही बहुत गुस्सा दिला चुका था। अगर 5वें बुजुर्गों ने अब भी रास्ते में आने की हिम्मत की तो वो पक्का भाग जाएगा। बुजुर्गों की टेबल पर 7वीं, 8वीं और 93वें बुजुर्ग हमेशा 5वें बुजुर्गों का इंतजार करते थे। 5वें बुजुर्गों को रुका हुआ देखकर वो अचानक बेचैन हो गए और 5वें बुजुर्गों का साथ देने के लिए आगे आने को तैयार हो गए। अचानक इसी समय बुजुर्ग की हल्की खांसी आई। खांसी। ये 2 हल्की खांसी 7वें, 8वें और 9वें बुजुर्गों के कानों में पड़ी, लेकिन उन पर बिजली गिर गई और वो हिलने की हिम्मत नहीं की और ईमानदारी से वहीं खड़े रहे। बड़े बुजुर्ग ने जियाओ यी की नज़रों को देखा, जिसे अब संतुष्ट नहीं कहा जा सकता था, बल्कि बहुत तारीफ की। दूसरे बुजुर्ग ने भी तारीफ की। अच्छा लड़का, रिएक्शन बहुत तेज़ है, तुम एक बेहतरीन योद्धा बनने के लायक हो। बुजुर्ग ने भी मुस्कुराते हुए कहा।
जिम्मेदार, खतरे से नहीं डरने वाला और दवा को बेहतर बनाने में जीनियस, ये बेटा भविष्य में एक बड़ा हथियार बनेगा। कंपटीशन स्टेज पर जियाओ यी ने एक के बाद एक कई मुक्के मारे और जियाओ रुओकांग के डेंटियन को खत्म कर देने और उसकी कल्टीवेशन पूरी तरह से खो देने ही वाला था। अचानक 3 आग जैसे लाल रंग के फिगर तेजी से मार्शल आर्ट स्टेज पर चढ़ गए, बहुत तेजी से, और वो सबसे पहले जियाओ रुओकांग को जियाओ यी के हाथों से बचाने वाले थे। ये तीनों फिगर ज़्वेनहुओमन के डीकन थे, जो इस बार जियाओ रुओकांग के साथ जियाओ परिवार के पास वापस आए थे। वो सभी हासिल किए गए दायरे में बहुत ताकतवर थे और बहुत ताकतवर थे। जियाओ रुओकांग मास्टर का सीधा बेटा होने के नाते ज़्वेनहुओ क्लैन में एक मशहूर जीनियस था और क्लैन के ताकतवर लोग उसे नेचुरली सपोर्ट और प्रोटेक्ट करते थे। बस इन 3 लोगों ने जियाओ रुओकांग को बचाया और इनमें से एक ने तो जियाओ यी पर अब भी हमला करने का मौका भी लिया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। गुस्से से चिल्लाने की आवाज़ आई। जो बड़े बुजुर्ग तैयार थे वो उन्हें कामयाब कैसे होने देते। बूम बूम बूम। बड़ा बुजुर्ग अभी भी बुजुर्ग की सीट पर था और उसने कोई एक्शन नहीं देखा, लेकिन जियाओ रुओकांग समेत 3 ज़्वेनहुओमन डीकन ने अचानक खून की उल्टी की और हवा में गिर गए। बड़े बुजुर्ग जियाओ लीहुओ की ताकत भी उतनी ही मजबूत है, इतना मजबूत, जियाओ यी भी हैरान रह गया और चुपके से बोला, ताकत के मामले में बड़ा बुजुर्ग शायद तीसरे और दूसरे बुजुर्गों से ज़्यादा ताकतवर है। बहुत कम लोगों ने बड़े बुजुर्ग को कोई चाल चलते देखा है, लेकिन असल में वो आज जियाओ परिवार में नंबर 1 पावर हाउस है। पुफ! जियाओ रुओ ने मुंह भर खून थूका, फिर अविश्वास से भरे चेहरे के साथ खड़ा हुआ और गुस्से से पूछा, बुजुर्ग, तुमने मुझे मारा? क्या तुम पागल हो? जियाओ रुओकांग गुस्से में था और गुस्से में बोला, टैलेंट के मामले में मैं जियाओन सिटी में सबसे शानदार जीनियस हूँ। पहचान के मामले में मेरे पिता जियाओ परिवार के 5वें बुजुर्ग हैं और मेरे गुरु ज़्वेनहुओ सेक्ट के गुरु हैं। समय के साथ मैं प्रोफाउंड फायर सेक्ट का गुरु या एक बेहतरीन एल्केमिस्ट भी बन जाऊंगा। मैं पूरे जियाओ परिवार की शान बनूंगा। बड़े बुजुर्ग, तुमने मुझे जियाओ यी के लिए मारा, एक छोटा सा कचरा। साइड में खड़ा जियाओ यी अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सका और चुपके से कहा कि जियाओ रुओकांग सच में घमंडी है और वो इतना घमंडी था कि वो लगभग एक बेवकूफ़ है। जियाओ रुओकांग अनगिनत तारीफों और जीनियस लोगों की आभा में बढ़ा हुआ था। अब जियाओ यी ने मार्शल आर्ट की साधना और दवाई को बेहतर बनाने की प्रतिभा दोनों में उससे आगे निकल गया और यहाँ तक कि कबीले के बड़ों ने भी जियाओ यी की मदद की, जिससे वो बहुत गुस्सा हो गया। महान बुजुर्ग, आप साफ सोच सकते हैं, जब भविष्य में मेरा साधना बेस सफल होगा तो पूरे जियाओ परिवार को मिलने वाले फायदे जियाओ यी से बहुत दूर होंगे। जियाओ रुओकांग ने असल में सीधे महान बुजुर्ग से सवाल करना शुरू कर दिया। गुस्ताखी! दूसरे बुजुर्ग ने गुस्से में चिल्लाया। जियाओ रुओकांग, बुजुर्ग से सवाल करने की बारी कब से आई गई? बड़े बुजुर्ग ने हाथ हिलाकर इशारा किया कि दूसरे बुजुर्ग को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। फिर सीधे जियाओ रुओकांग की तरफ देखा और कहा, जियाओ रुओकांग, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ताकतवर हो और जियाओ परिवार को तुम पर गर्व होना चाहिए, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि तुम अपने परिवार की मदद के बिना अपना टैलेंट कैसे दिखा सकते हो और कल्टीवेशन जीनियस कैसे बन सकते हो? क्या तुमने कभी सोचा कि अगर ज़्वेनहुओ सेक्ट जियाओ परिवार के लिए नहीं होता तो तुम्हें ज़्वेनहुओ सेक्ट में बुजुर्गों और यहाँ तक कि ज़्वेनहुओ सेक्ट के मास्टर का भी साथ और मदद कैसे मिलती? ठीक है, बुजुर्ग ने आह भरी और कहा, जो लोग अपनी जड़ों को भूल गए हैं वे मेरे जियाओ परिवार के बच्चे होने के लायक नहीं है। भविष्य में बिना इजाज़त के उन्हें फिर से जियाओ परिवार में कदम रखने की इजाज़त नहीं है। बड़े बुजुर्ग जियाओ रुओकांग से बहुत निराश थे, लेकिन जियाओ यी को देखने के बाद उन्हें अचानक राहत मिली और वो बहुत खुश हुए। तुम्हें पछताना पड़ेगा, जियाओ रुओकांग ने जोर से गाली दी। मैं नहीं मरूंगा, तब तक इंतजार करो जब तक मैं प्रोफाउंड फायर सेक्ट में वापस आकर सेक्ट मास्टर को रिपोर्ट न कर दूं। अगर तुमने आज मुझे चोट पहुंचाई तो मेरे प्रोफाउंड फायर सेक्ट के बदले का इंतजार करो, ठीक है? हरामजादे! बड़े बुजुर्ग को तुरंत गुस्सा आ गया, लेकिन जियाओ रुओकांग अभी भी कोई पछतावा नहीं था और उसने उसे हवा में थप्पड़ मार दिया। जियाओ रुओकांग को कई मीटर दूर थप्पड़ पड़ा, उसके मुंह से खून की उल्टी हो रही थी। बड़े बुजुर्ग ने शान से कहा, जियाओ रुओकांग, वापस जाकर अपने मुंह में तथाकथित सेक्ट मास्टर से पूछना कि जब वो बूढ़ा आदमी मशहूर हुआ तो वो क्या था, और उसे ये भी बताना कि भविष्य में कीमिया करने के लिए तुम्हें बूढ़े आदमी को ढूंढने आने की जरूरत नहीं है। जाओ। पुफ! जियाओ रुओ ने फिर से खून थूका और पूरी तरह बेहोश हो गया। तीनों ज़्वेनहुओमन डीकन ने जियाओ रुओकांग को जल्दी से उठाया और भाग गए। डीकन जियाओ उसका पीछा ही करने वाला था। बुजुर्ग ने हाथ हिलाकर कहा, पीछा करने की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये प्रतियोगिता इस हालत में खत्म होगी।
ये 5 बुजुर्ग थे जिन्होंने जियाओ यी के लिए चीज़ें मुश्किल कर दी थीं और जियाओ रहान को टॉप पर पहुंचाने का इरादा किया था, लेकिन उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि जियाओ यी की जगह पूरी तरह से बन जाएगी। जियाओ रहान बुरी तरह घायल हो गया था और जियाओ रुओ कांग को भेष बदलकर जियाओ परिवार से निकाल दिया गया था। कबीले की स्टार जैसी आंखों में जियाओ यी प्रतियोगिता मैदान छोड़कर घर लौट आया। चैप्टर 28 आइस फायर गैस पिल। घर लौटने और थोड़ा आराम करने के बाद जियाओ यी जियाओ के घर से निकला और दवा का सामान खरीदने के लिए बाहर चला गया। हाथ में 5 बड़ों की तरफ से 5000 टेल भेजे गए हैं। आपको इसे बेकार में करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितनी जल्दी हो सके अपने कल्टीवेशन लेवल को बेहतर बनाने के लिए और गोलियां रिफाइन कर सकते हैं। दूसरों के लिए मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस बहुत बोरिंग, उबाऊ और मुश्किल होती है, लेकिन जियाओ यी के लिए मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस बहुत दिलचस्प है। उसके पास एक ऐसा मार्शल आर्ट दिल है जो दूसरों के लिए मुश्किल है, और इसी वजह से वो धरती पर अपने असली मतलब के साथ जिंग यी क्वान की प्रैक्टिस कर पाया और पीढ़ी का मास्टर बन गया। मार्शल आर्ट्स का तथाकथित दिल, फैंटेसी की बात करें तो असल में एक अवस्था है या एक तरह की इच्छा है, बिना थके और लगातार, बस हायर मार्शल आर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। ये एक तरह की खोज है, लेकिन मासूमियत का दिल भी। असली जीनियस का मतलब सिर्फ टैलेंट नहीं होता, बल्कि ये तारीफ के काबिल और मजबूत दिल होता है। सामान खरीदने के बाद जियाओ यी ने एल्केमी बनाना शुरू कर दिया। रिफाइनिंग प्रोसेस में समय और मेहनत लगती है। शरीर में असली क्यूई को आग में बदलना और फिर सब्र से आग के टेम्परेचर को कंट्रोल करना असली क्यूई और एनर्जी को ख़त्म कर देगा, जिससे बहुत थकान होगी। हालांकि जब जेन क्यूई खत्म हो जाती है तो ये शरीर में जेन क्यूई को फिर से भरने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की आभा को सोखती रहती है, जिससे असल में कल्टीवेशन का असर होता है। और जियाओ यी की तरह बिना रुके हाई इंटेंसिटी वाली एल्केमी का कल्टीवेशन पर बहुत अच्छा असर होता है। 3 दिन बाद जब सारा सामान रिफाइन हो गया तो जियाओ यी ने एल्केमी को रिफाइन करना बंद कर दिया। 3 दिन जियाओ यी के परफेक्ट मेडिसिन रिफाइनिंग तरीके और स्पीड के साथ 3 दिन काफ़ी लंबे माने जा सकते हैं। उसने पूरे 3000 टेल दवा का सामान खरीदा और लगभग 409 टन बॉडी रिफाइनिंग पिल्स को रिफाइन किया। 409 टन बॉडी रिफाइनिंग पिल्स काफ़ी होंगी, जियाओ यी ने थोड़ा सोचा और खुद से बुदबुदाया। वो क्यूई दान को गाढ़ा करने के लिए तैयार था। 3 दिन की रिफाइनिंग प्रोसेस ने उसके 9वें रियल्म को ऑलमोस्ट स्टेबल कर दिया था। अब आप ब्रेक थ्रू पर विचार कर सकते हैं। मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस को 9 रियल्म्स में बांटा गया है: मॉर्टल रियल्म, एक्वायर्ड, इनेट, केव्स वन, ब्रोकन वन, अर्थ एलिमेंट, सेलेस्टियल एलिमेंट, अर्थ पोल, सेलेस्टियल पोल। हर रियल्म को 9 लेयर में बांटा जाता है। अगले ग्रेट रियल्म में जाने से पहले 9 लेयर तक पहुंचते हैं, और हर रियल्म की ब्रेक थ्रू रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं। मॉर्टल रियल्म की 9वीं लेयर के बाद अगर आप परसों तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपने डैंटियन को कीवी पिल में रिफाइन करना होगा। इसे सो कॉल्ड कंडेंसेशन पिल कहते हैं। 409 रेवोल्यूशन वाली बॉडी रिफाइनिंग पिल्स बहुत ज़्यादा लगती हैं, लेकिन असल में जियाओ यी के अंदाजे से वे सिर्फ कीवी पिल को खुद से गाढ़ा करने के लिए काफ़ी होनी चाहिए। कीवी दान को गाढ़ा करना बहुत मुश्किल है और इसके लिए बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। जियाओ परिवार बहुत बड़ा है, जिसमें हज़ारों लोग हैं, लेकिन परसों के डीकन सिर्फ कुछ दर्जन ही हैं। ज़्यादातर मार्शल आर्टिस्ट मॉर्टल रियल्म की 9 लेयर्स में फंसे हुए थे। कोई भी कीवी दान को गाढ़ा करने की मुश्किल का अंदाज़ा लगा सकता है। ऐसे भी मार्शल आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर समय प्रैक्टिस में बिताया है और कभी भी एक्वायर्ड रियल्म में नहीं पहुंच पाए। ये सोचा जा सकता है कि कितनी पावर की ज़रूरत होगी। यही वजह है कि जियाओ रूहान जियाओ यून गुफा में कल्टीवेटिंग की मदद से कीवी पिल को गाढ़ा करना चाहता था। जियोन गुफा की शानदार आभा के साथ ये सच में चांस बढ़ा सकता है, लेकिन अब जब जियाओ यी जियोन गुफा में नहीं है तो वो सिर्फ गोली पर ही भरोसा कर सकता है। तैयारी करने ही वाला था कि जियाओ यी ने गोली निगलना शुरू कर दिया। पेट में गोली की गोलियां बिंगलुआन तलवार की मदद से तेजी से शुद्ध आभा में बदल गईं, जो अंगों के बीच घूम रही थीं। शरीर का एक हिस्सा तड़का लगाता रहा और बाकी हिस्सा डेंटियन में समा गया। आध्यात्मिक ऊर्जा का लगातार असर डेंटियन को लगातार धो रहा है, जिससे डेंटियन ज्यादा गाढ़ा, मजबूत और सही हो रहा है। क्वांटिटेटिव बदलाव धीरे धीरे क्वालिटेटिव बदलाव बन जाते हैं। प्यूबिक एरिया पर एक चमकदार रोशनी निकली जो बहुत सुंदर थी। ये एक बदलाव है। जब 209 टन बॉडी रिफाइनिंग गोलियां निगल ली गईं तो डेंटियन आधा बदल गया। जियाओ यी ने चुपके से सिर हिलाया। उसका अंदाज़ा सही था। मौत के लोग की 5वीं लेयर को तोड़ते समय 9 क्रांति वाली बॉडी रिफाइनिंग पिल की 20 गोलियों का इस्तेमाल किया गया और मौत के लोग के मार्शल आर्टिस्ट के हर ब्रेक थ्रू के लिए ज़रूरी ऑरा को दोगुना करके कैलकुलेट किया गया तो गोली की 400 गोलियां की पिल को गाढ़ा करने के लिए काफ़ी थीं।
डेंटियन ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस बहुत सुंदर है। रोशनी की हल्की चमक, गर्म और बहुत आरामदायक। धीरे धीरे जियाओ यी इस आराम में डूब गया। हालांकि कुछ समय बाद अचानक उसका दम घुट गया और उसके शरीर में तेज दर्द होने लगा। सही कहूं तो ये दर्द डेंटियन से आ रहा है। क्या बात है? जियाओ यी चौंक गया और तुरंत अंदर की ओर देखने लगा। पहली नज़र में वो चौंक गया। वो चारों ओर फैली रोशनी पता नहीं कब लाल और नीली ताकत में बदल गई। दोनों ताकतें लगातार बदल रही हैं, शटल कर रही हैं और मंथन कर रही हैं, जैसे बर्फ और आग एक दूसरे से टकरा रही हों। जियाओ यी पहले हैरान हुआ, फिर समझ गया। मार्शल आर्टिस्ट स्वर्ग और पृथ्वी की आभा को सोखने के लिए मार्शल आर्ट की आत्मा पर भरोसा करके साधना करता है, फिर मार्शल आर्ट की आत्मा से डेंटियन तक पहुंचता है। किस तरह की मार्शल आत्मा आध्यात्मिक ऊर्जा को किस तरह की विशेषता की ताकत में बदल देगी और आखिर में डेंटियन को धो देगी। अगर ये आग की विशेषताओं वाली मार्शल आत्मा है तो आखिरी गाढ़ा डेंटियन एक आग जैसा लाल की डैन बन जाएगा। गाढ़ी की पिल को मेटामॉर्फोसिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि की पिल आध्यात्मिक ऊर्जा को तेजी से और ज़्यादा तेजी से जुटा सकती है, जिससे योद्धा ज़्यादा मजबूत बनता है। और की पिल जो उसकी मार्शल सोल से मैच करती है, वही मार्शल आर्टिस्ट को सबसे मजबूत ताकत लगा सकती है। लेकिन वो एक ट्विन मार्शल सोल है। सेंटर में डेंटियन के साथ आग को कंट्रोल करने वाली बीस्ट स्पिरिट और आइस लोआन स्वर्ड स्पिरिट एक बाईं ओर और दूसरी दाईं ओर हैं, और दोनों की ट्रांसफॉर्मिंग पावर भी एक आग और एक बर्फ है। नेचुरली डेंटियन पर असर डालने और उसे धोने के लिए दो पावर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दो अलग अलग और उल्टी ताकतें लगातार आपस में जुड़ी हुई हैं। इसी वजह से मेरे डेंटियन में दर्द हुआ है। सो कॉल्ड आग और पानी एक दूसरे से मेल नहीं खाते, और ये बहुत खतरनाक है कि आपसी रोग की दो ताकतें लगातार लड़ रही हैं। एक लापरवाही शायद प्यूबिक एरिया को खत्म कर देगी। धत्तेरी की इस तरह की सिचुएशन अचानक हो गई। जियाओ यी ने दांत पीस लिए। अगर तुम तकलीफ में रहे, अगर तुम जारी रहे, तो एक बार जब दोनों ताकतें अपना बैलेंस खो देंगी तो तुम्हारा डेंटियन ज़रूर डैमेज हो जाएगा और तुम्हारी कल्टीवेशन भी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर तुम अभी हार मान लेते हो तो तुम्हें पिछली ताकत पूरी तरह खत्म करनी होगी। नहीं, तुम्हें डटे रहना होगा, दौलत और खतरे की भीख मांगनी होगी। मैंने कोई भी बड़ा तूफान देखा है, मुझे नहीं लगता कि मैं इस रुकावट को पार कर सकता हूँ। अगर दूसरे लोग इस सिचुएशन का सामना करते हैं तो वे ज़रूर घबरा जाएंगे, लेकिन जियाओ यी ने तुरंत अपना मन स्थिर किया और बिना किसी हिचकिचाहट के फैसला लिया। योद्धा को आगे बढ़ने के लिए खुद एक बहादुर दिल की ज़रूरत होती है। लड़ो, जियाओ यी ने अपने दिल में चिल्लाया, और फिर गोली निगलता गया। शुद्ध ताकत की एक और धारा पेट में जाती है, जो डेंटियन को धोने के लिए बर्फ और आग की ताकत में बदल जाती है। जियाओ यी ने घबराहट में सोखने की स्पीड को कंट्रोल किया, ज़रा भी ढिलाई नहीं बढ़ती। समय बीतता गया और जियाओ यी को पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया। उसे बस इतना पता था कि जब उसने 409 टर्न बॉडी रिफाइनिंग गोलियां पूरी तरह निगलनी थीं तो उसे पहले से ही बहुत पसीना आ रहा था और उसके कपड़े पूरी तरह गीले हो गए थे। आखिरकार जियाओ यी ने राहत की सांस ली और हल्का सा मुस्कुराया। उस बहुत टेंशन वाली सिचुएशन में हमेशा बहुत बड़ा खतरा होता है, लेकिन फिर भी आपको अपना दिमाग स्थिर रखना होगा और ज़रा भी ढिलाई नहीं बरतनी होगी, और आखिरकार कंडेंसिंग पिल पूरी करनी होगी। जियाओ यी की मजबूत इच्छा शक्ति की वजह से, वरना नतीजे कहना वाकई मुश्किल होते। जियाओ यी ने अंदर झांका। अब उसके डेंटियन की जगह लाल और नीली पिल बन गई है। बाया आधा हिस्सा लाल है और दाया आधा हिस्सा नीला है। इस अलग की डैन को फिलहाल आइस फायर की डैन नाम दिया गया था। बिंग फायर की पिल के दोनों तरफ बाया हिस्सा फायर बीस्ट मार्शल स्पिरिट को कंट्रोल करता है और दाया बिंग लुआन स्वर्ड स्पिरिट चुपचाप खड़ी रहती है। पी लो। जियाओ यी के खड़ी होने के बाद उसने एक मुक्का मारा और अपनी पावर आजमाई। की पिल का इस्तेमाल करके शरीर में स्पिरिचुअल एनर्जी को मोबिलाइज करें। एक मुक्के से हवा में कंपन होता है और ये शक्तिशाली है। ये इतना शक्तिशाली है, आभा को गतिशील करने की गति और उग्रता डेंटियन की तुलना में 10 गुना अधिक है। जियाओ यी मन ही मन हैरान था। की पिल को गाढ़ा करने से पहले जियाओ यी ने तीनों बड़ों से संबंधित सावधानियों के बारे में पूछा था। आखिरकार गाढ़ी की पिल मरणशील मार्शल आर्टिस्ट के लिए एक बाधा है, और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। बेशक जियाओ यी को पहले से ही स्थिति का पता लगाना होगा। तीनों बड़ों के अनुसार की पिल की पावर डेंटियन की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक है। बेशक ये सामान्य की डैन के लिए है, लेकिन आइस फायर की पिल डेंटियन की तुलना में 10 गुना मजबूत थी। इसका मतलब है कि जियाओ यी ने आज जो नींव रखी है वो इसी स्तर के अन्य योद्धाओं की तुलना में बहुत मजबूत है। वो जो ताकत लगा सकता है वो भी अधिक मजबूत है, और ताकत केवल छिटपुट नहीं है। चैप्टर 29 9 मेन वेन्स। चीपिल पूरी हो गई थी, लेकिन शाओ यी ने प्रैक्टिस करना बंद नहीं किया। अब मेन वेन्स को बेहतर बनाने का समय है।
शाओई ने मन ही मन कहा और फिर से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। मॉर्टल रियल्म वॉरियर के हुटियन रियल्म को तोड़ने का कारण ची पिल को गाढ़ा करना है। एक कारण यह है कि ची डैन डांटियन से ज़्यादा मजबूत है। साथ ही ची पिल अपनी मार्शल आर्ट की खूबियों पर आधारित है और ज़्यादा मजबूत लड़ाई की ताकत दिखाने के लिए मार्शल आर्ट के साथ बेहतर सहयोग कर सकती है। और दूसरा कारण मेन वेन्स को बेहतर बनाना है। पूरे इंसानी शरीर में अनगिनत मेरिडियन होते हैं। इन अनगिनत मेरिडियन में चाहे बड़े हों या छोटे, ची डान से जुड़े 9 सबसे ज़रूरी मेरिडियन हैं जिन्हें मेन चैनल कहा जाता है। ये अफसोस की बात है कि 9 मेन वेन्स जन्म से ही ब्लॉक होती हैं और मार्शल आर्टिस्ट उनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकता। हासिल किए गए दायरे में एक मार्शल आर्टिस्ट की साधना का मतलब है 9 मुख्य नसों को फिर से बेहतर बनाना ताकि वे अपने इस्तेमाल के लिए बिना रुकावट के बन सकें। एक मुख्य नस के हर सुधार से मार्शल आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा फायदा होता है और हर एक होटियन दायरे में एक मार्शल आर्टिस्ट की साधना के पहले लेवल के बराबर होता है। जब 9 मुख्य नसें पूरी तरह से बेहतर हो जाती हैं तो ये हासिल किया गया 9 गुना साधना का आधार होता है, जो बहुत शक्तिशाली होता है। मुख्य चैनल को बेहतर बनाने के लिए शरीर में असली क्यू को तेज़ी से जुटाना और ब्लॉक किए गए मुख्य चैनल पर बहुत ज़्यादा ताकत से हमला करना ज़रूरी है। क्योंकि मुख्य नस काफ़ी हद तक ब्लॉक है, इसलिए सभी ऑरा और असली क्यू को पार करना मुश्किल होता है। इसलिए इसके लिए ज़रूरी स्पीड और ताकत डांटियन से बहुत दूर है। सिर्फ ची डान ही ऐसा कर सकता है। इसलिए जब कोई मॉर्टल रियल्म वॉरियर होटियन दायरे को तोड़ता है तो उसे पहले ची कोर को गाढ़ा करना होता है और इस प्रोसेस को डैन को कंडेंस करना और नसों को बदलना भी कहते हैं। कुछ तैयारी करने के बाद शाओई ने तुरंत पहली मेन नस को रिफाइन करना शुरू कर दिया। बिंगलुअन स्वॉर्ड मार्शल स्पिरिट की मदद से स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा तेजी से उसके शरीर में भर गई। स्पिरिचुअल एनर्जी का एक हिस्सा मेन चैनल को लपेटने और मेन चैनल को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि इम्पैक्ट के दौरान मेन चैनल को नुकसान ना हो। बाकी हिस्सा इम्पैक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्यू डैन मोबिलाइजिंग ऑरा की स्पीड और ताकत डांटियन से 5 गुना ज़्यादा है, लेकिन बर्फ और गुस्सा 10 गुना ज़्यादा मजबूत है। शाओई साफ तौर पर महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में भर गई स्वर्ग और पृथ्वी की ऑरा के असली क्यू में बदलने के बाद ये बहुत तेज़ी से मोबिलाइज हो रही थी। उसके अपने कंट्रोल में ये गुस्सा दिलाने वाली एनर्जी एक जानवर की तरह सूखी ज़मीन की तरह मेन नस में घुस गई। बाढ़ के नीचे ये नमी देने के लिए सूख गई और गंदगी धुल गई। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया है। जब सारी गंदगी पूरी तरह से धुल जाती है तो जो मेन नस शुरू में ब्लॉक थी वो बिना रुकावट के हो जाती है और नसें सख्त हो जाती हैं। शाओई ने अपनी आंखें थोड़ी खोलीं और पाया कि उसके शरीर पर चिपचिपी गंदगी का एक गुच्छा दिखाई दिया। इस गंदी चिपचिपी मछली जैसी बदबू से लोगों को उल्टी आ रही थी। शाओई ने भौएं चढ़ाईं, लेकिन उसे ज़्यादा परवाह नहीं थी। वो जानता है कि ये वो गंदगी है जो मेन नस को ब्लॉक करती हैं। मेन नस के रिफाइन और स्मूथ होने के बाद गंदगी उसके शरीर के पोर्स के होकर शरीर से बाहर निकल जाती है। पहली मेन नस रिफाइन हो गई है और अब मैं एक हासिल किया गया महान मार्शल आर्टिस्ट हूँ, शाओई ने मन ही मन बुदबुदाया, अपनी दिल में अपनी उपलब्धियों से खुश महसूस करते हुए। जब आप हासिल किए गए दायरे में कदम रखते हैं तभी आप सही मायनों में मार्शल आर्ट प्रैक्टिस की दहलीज पर कदम रख सकते हैं। हासिल किया गया दायरा पहले से ही एक बहुत अच्छी कॉम्बैट पावर है। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में किसी का सेल्फ प्रिजर्वेशन एक और पॉइंट है। पी लो। शाओई ने अपनी ताकत टेस्ट करने का इंतजार नहीं किया और अचानक मुक्का मारा। पूरी ताकत से मारे गए उस मुक्के से हवा में टूटने जैसी आवाज आई और उसके सामने रखी लकड़ी की मजबूत कुर्सी तुरंत धूल में बदल गई। बहुत मजबूत। शाओई ने सांस ली। ये अभी भी वॉली से निकली ताकत है। अगर ये सच में दुश्मन को लगती है तो इसकी ताकत निश्चित रूप से और ज़्यादा मजबूत होगी। शाओई पालथी मारकर बैठ गया और प्रैक्टिस करता रहा। उसने अभी अभी हासिल की गई पहली हैवी को तोड़ा है और उसे अपनी कल्टीवेशन को स्टेबल करना है। इस समय स्वर्ग और पृथ्वी की स्पिरिचुअल एनर्जी पेट में जाती है और सच्ची एनर्जी में बदलने के बाद अब ये डांटियन में नहीं बल्कि मेन चैनल में स्टोर होती है। एक मॉर्टल मार्शल आर्टिस्ट में जेन की डांटियन में स्टोर होती है। जब इसे मोबिलाइज करना ज़रूरी होता है तो जेन की अनगिनत मेरिडियन में फैल जाती है और आखिर में ये मार्शल आर्टिस्ट के अंगों तक पहुंचती है। एक एक्वायर्ड मार्शल आर्टिस्ट में जेन की मेन चैनल में स्टोर होती है और जब इसे मोबिलाइज करना होता है तो ये एक आर्म के कमांड की तरह होती है। अगर आप जेन की को पानी की तुलना करें तो डांटियन एक पंप है और मेन पल्स एक स्मूथ पानी का पाइप है। जाहिर है पाइप से स्प्रे किया गया पानी ज़्यादा एक्सप्लोजिव और तेज़ होगा। यही कारण है कि होटियन दायरे के वॉरियर्स आम दायरे के वॉरियर से कहीं ज़्यादा ताकतवर क्यों होते हैं। आधे घंटे बाद जिसका साधना का आधार मजबूत था, शाओई खड़ा हो गया और उसने अपनी साधना खत्म की। पहला मुख्य चैनल रिफाइन करना आसान है क्योंकि चीपिल अभी अभी बनी है और बाकी 8 मुख्य नसों को रिफाइन करना एक से ज़्यादा मुश्किल होगा और इसके लिए बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक एनर्जी और समय की ज़रूरत होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि हासिल किए गए दायरे की साधना आम दायरे से कहीं ज़्यादा मुश्किल होगी। जिन लोगों की काबिलियत कमज़ोर होती है वे कई सालों तक या उससे भी ज़्यादा समय तक एक मुख्य नस को रिफाइन नहीं कर पाते। शाओई को कोई जल्दी नहीं है। मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग स्टेप बाय स्टेप करनी चाहिए और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।
शाओई को याद है कि उसके पिछले जन्म में मार्शल आर्ट सीनियर ने कहा था, इंसान का शरीर एक खजाना है जिसे खोजा जाना चाहिए। ये खजाना कभी ना खत्म होने वाला है और इसे खोदकर नहीं निकाला जा सकता। अगर कोई खुदाई पूरी कर सकता है तो वो इंसान नहीं बल्कि देवता है। इस दुनिया में मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस अपने आप में एक पूरा सिस्टम है। आम दुनिया में बॉडी रिफाइनिंग, हासिल की हुई दुनिया में वेन रिफाइनिंग और उसके बाद और भी ऊंचे लोग, ये सभी मार्शल आर्टिस्ट के शरीर को मजबूत बनाते हैं और इस तरह उसे बहुत ज़्यादा ताकत देते हैं। वो पावर हाउस जो हर मोड़ पर पहाड़ और चट्टानें तोड़ते हैं, नदियों और समुद्रों को मोड़ देते हैं, जो आसमान में उड़ सकते हैं और ज़मीन से बच सकते हैं, और यहाँ तक कि मशहूर मार्शल आर्ट के सुप्रीम भी। ये दुनिया और भी रोमांचक होती जा रही है। ज़ियाओ यी उम्मीद और कॉन्फिडेंस से मुस्कुराया। आज अगर उसका सामना ज़ियाओ रुओकांग से फिर होता है तो वो ज़ियाओ रुओकांग को आसानी से कुचल सकता है, भले ही वो थांग लॉन्ग या जिंगी वुजू के किसी भी रूप का इस्तेमाल ना करे। हासिल की हुई चीज़ की पहली लेयर भी यही है। ज़ियाओ यी की आइस फायर क्यू पिल मेन चैनल को और ज़्यादा एक्सप्लोसिव बना सकती है। भले ही ये सिर्फ एक आम हमला था, ये परसों अजेय होने और यहाँ तक कि लीप फ्रॉग लड़ाई में भी आगे निकलने के लिए काफ़ी था। बेशक ये जुड़वा आत्माओं के होने की वजह से भी था, और ज़ियाओ यी ने बर्फ और आग की एक शक्तिशाली गोली बनाई। दरवाज़ा खोलते हुए ज़ियाओ यी ने हल्की धूप को देखा और मन ही मन सोचा कि उसने कितनी देर तक साधना की है। उसके अंदाजे के हिसाब से कंडेंसिंग क्यू पिल शुरू हुए 2 दिन हो गए होंगे। इस समय यी की आवाज़ पास ही में आई, मास्टर आप आखिरकार बाहर आ ही गए। यी को परेशान देखकर ज़ियाओ यी खुद को पूछने से रोक नहीं पाया, क्यों, क्या हुआ? यी ने जवाब दिया, तीसरे एल्डर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ओ, क्या बात है? यी ने अपना सिर हिलाया और कहा, तीसरे एल्डर ने नहीं बताया, लेकिन ये मूरोंग परिवार के बारे में होना चाहिए। 2 दिन पहले मूरोंग का परिवार तुमसे मिलने आया था, लेकिन तुमने दरवाज़ा बंद कर दिया और ज़ियाओ के परिवार ने बहुत हंगामा किया और चले गए। मुझे ढूंढते हुए क्या तुमने बहुत शोर मचाया? ज़ियाओ यी ने भौहें चढ़ाईं। मुझे ठीक से नहीं पता कि क्या हो रहा है, ज़ियाओ यी ने जवाब दिया। मैं तीसरे बुजुर्ग के पास जाकर पूछूंगा। अरे मास्टर, आपके शरीर से बदबू क्यों आ रही है? यी ने अचानक भौहें चढ़ाईं और अपनी नाक भींच ली। ज़ियाओ यी ने अपने शरीर पर चिपचिपी गंदगी देखी, मुस्कुराई और कहा, क्यों, मुझे गंदा होने के कारण नापसंद करते हो? यी ने जल्दी से कहा, नहीं, मुझे बस लगता है कि आप ऐसे ही असहज महसूस करेंगे मास्टर। मैं आपके लिए तुरंत गर्म पानी तैयार कर देती हूँ। हाँ, ज़ियाओ यी ने सिर हिलाया। यी गर्म पानी बनाने के लिए मुड़ा, लेकिन ज़ियाओ यी को साफ तौर पर यी की बातें सुनाई दे रही थीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यंग मास्टर 2 दिन तक नहाए बिना इतने गंदे हो जाएंगे। लगता है मुझे यंग मास्टर का ज़्यादा ध्यान रखना होगा। ज़ियाओ यी के चेहरे पर अचानक काली लाइनें पड़ गईं। पिछले 2 दिनों से ज़ियाओ यून शहर में एक अफवाह फैल रही है। ज़ियाओ के परिवार का यंग मास्टर ज़ियाओ यी इसलिए नाराज़ हो गया क्योंकि उसे मूरोंग परिवार की बेटी मूरोंग जावेर से रिटायर कर दिया गया था और उसने मिस जावेर को किसी भी तरह से बदनाम कर दिया। जैसे ही अफवाहें फैलीं, शहर में हंगामा मच गया। इसमें शामिल व्यक्ति के तौर पर ज़ियाओ यी कोई सफाई देने के लिए सामने नहीं आया। दूसरे क्लाइंट मूरोंग जावेर ने भी इनकार नहीं किया। खासकर जब मूरोंग के परिवार ने ज़ियाओ के परिवार में हंगामा खड़ा कर दिया तो ये अफवाह लगभग पक्की हो गई थी। तीसरे बुजुर्ग की हवेली में ज़ियाओ यी भी हैरान रह गया जब उसे तीसरे बुजुर्ग से इस घटना के बारे में पता चला। तुम इस मामले में क्या सोचते हो? बुजुर्ग ने ही पूछा। ज़ियाओ यी को हैरानी इस बात की हुई कि पहले बुजुर्ग और दूसरे बुजुर्ग भी यहाँ थे। मुझे लगता है कि ये दोनों बुजुर्ग बिजी लोग हैं और इन्हें बहुत कम देखा जाता है। तुम क्या सोचते हो? ज़ियाओ यी ने वापस पूछा। बुजुर्ग के चेहरे पर कोई फर्क नहीं था और उसने कहा, क्या तुम्हें पता है कि 2 दिन पहले ज़ियाओ के परिवार में किसने किसी को परेशान करने के लिए लाया था? ये मूरोंग परिवार का सबसे बड़ा बेटा और मूरोंग जावेर का भाई है। मूरोंग के आंजुन तुमसे खुद हिसाब बराबर करने आया था। बड़े बुजुर्ग अचानक गंभीर हो गए और बोले। मूरोंग के आंजुन ने कहा, उसकी बस एक ही शर्त है, तुम्हें सौंप दो और उन्हें मूरोंग के परिवार से बाहर निकलने दो। अगर तुम्हें पैसे नहीं देते हैं तो अगर तुम्हारे पास बीज है तो ज़ियाओ के परिवार से 1 कदम भी बाहर मत निकलो, नहीं तो वो तुम्हें मार डालेगा। है। ज़ियाओ यी लापरवाही से मुस्कुराया। बहुत से लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन कोई भी कभी सफल नहीं हुआ। चैप्टर 30 मार्शल आर्ट्स। इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हें क्या लगता है? बड़े बुजुर्ग ने कुछ इशारा करते हुए कहा। स्मेली बॉय, बुजुर्ग का मतलब है, क्या तुमने कभी ऐसा कुछ किया है और क्या अफवाहें सच हैं? दूसरे बुजुर्ग ने बेसब्री से सीधे पूछा। शाओ यी ने अपनी आवाज वैसी ही रखी और पूछा, तुम्हें क्या लगता है, अगर अफवाहें सच हैं तो तुम मुझे पकड़वाना चाहते हो? बकवास, दूसरे बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। अगर तुम सच में इतने गुस्से में हो तो क्या हम अब भी तुम्हें बचा सकते हैं?
शाओ ये अचानक हंस पड़ा। स्मेले बॉय, क्या तुम अब भी हंस सकते हो? दूसरे बुजुर्ग को अचानक गुस्सा आ गया। वो एक मार्शल इडियट है और एक बड़ा आदमी भी। उसका गुस्से वाला रूप सच में डरावना है। शाओ यी ने अपने हाथ फैलाए और कहा, ठीक है, मैं मानता हूं कि अफवाहें सच हैं, मुझे पकड़वा दो। छोटे कमीने, तुम। दूसरे बुजुर्ग ने घूरा। यीर, बकवास मत करो। तीसरे एल्डर ने जल्दी से लाश शाओई को खींच लिया। ठीक है, बड़े एल्डर ने हाथ हिलाया, जिससे दूसरे और तीसरे एल्डर कुछ नहीं बोल पाए। दूसरे एल्डर का गुस्सा बढ़ता रहा और उसने कहा, एल्डर, आपको क्या लगता है? शाओई बदबूदार लड़का है और ये मरे हुए सुअर जैसा दिखता है। इसे उबलते पानी से डर नहीं लगता। मेरा सच में मन कर रहा है कि इसकी खाल लेकर इसे फांसी पर लटका दूं। बड़े एल्डर ने दूसरे एल्डर को सुरक्षित रहने का इशारा किया। शाओई को देखा और पूछा, क्या तुम्हें सच में डर है कि हम तुम्हें सौंप देंगे? शाओई ने जवाब नहीं दिया, बल्कि पूछा, तो तुम मुझे सौंप दोगे? बड़े एल्डर ने शाओई को गंभीरता से देखा, फिर मुस्कुराया और कहा, बिल्कुल नहीं। शाओ परिवार के युवा कुलपति के तौर पर तुम शाओ परिवार को रिप्रेजेंट करते हो और मुरोंग परिवार को तुम्हें सजा देने की तुम्हारी बारी नहीं है। शाओई मुस्कुराया, बस इतना ही काफी है। दूसरे बुजुर्ग ने फिर गुस्से में कहा, अगर तुम नहीं देते हो तो बाहर जाकर वापस आ जाओ, लेकिन तुम्हारा लहजा और रवैया कुछ भी नहीं है। चलो भी, बुजुर्ग ने कहा, इस लड़के को पता है कि हम तुम्हें नहीं सौंपेंगे, ये जानते हुए कि तुम उसे झांसा दे रहे हो, इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हें गुस्सा दिलाया। दूसरा बुजुर्ग हैरान रह गया और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? बेवकूफ, बुजुर्ग ने गाली दी। जाओ यी ने समझाया, क्या दूसरे एल्डर को लगता है कि दूसरे युवा पेट्रियार्क भी मेरी तरह दुखी होंगे? दूसरे परिवारों के युवा पेट्रियार्क कौन शक्तिशाली लोगों से सुरक्षित नहीं है? मुरोंग जियाओर मुरोंग परिवार के उसी समय के पेट्रियार्क की बेटी है। कम से कम 3 से ज़्यादा हाउटियन दायरे के मार्शल आर्टिस्ट हैं जिन्हें बचाना है। मेरे पास थोड़ी कल्टीवेशन बेस है, इसलिए ये अजीब है कि मैं उसका इस्तेमाल उसके खिलाफ मजबूती से कर सकता हूँ। जाओ यी ने आगे कहा, जहाँ तक उस एल्डर की बात है जिसने मुझसे अभी पूछा कि मैं क्या सोचता हूँ, मुझे डर है कि ये मुरोंग जियाओर के बारे में नहीं, बल्कि मुरोंग कियनजुन के बारे में था। स्मार्ट, एल्डर ने खुशी से तारीफ करते हुए कहा। इस तरह की अफवाहें थोड़ा दिमाग वाला भी उन पर विश्वास नहीं करेगा। ये कहकर बड़े एल्डर ने दूसरे एल्डर की तरफ देखा। दूसरे एल्डर का चेहरा हैरान था। वो दिखावा कर रहा था जैसे वो बड़े एल्डर की नज़रें नहीं देख पा रहा हो। बुजुर्ग ने आगे कहा, मुरोंग के परिवार ने साफ कर दिया था कि वो सिर्फ जानबूझकर परेशानी खड़ी कर रहे थे, लेकिन ये मुरोंग कियनजुन था जो परेशानी खड़ी कर रहा था, और हम पुरानी पीढ़ियों के लिए उसका सामना करना आसान नहीं है। जाओ यी ने जवाब दिया, चिंता मत करो, मुरोंग कियनजुन ने शाओ के घर आकर जंगली होने की हिम्मत की। शाओ यी उससे नहीं डरता और मैं अपने आप वो जगह वापस पालूंगा। बहुत अच्छा, एक तरह का होता है। बड़े बुजुर्ग ने फिर तारीफ की, लेकिन बुजुर्ग ने गंभीर भाव से कहा, मुरोंग कियनजुन बहुत मजबूत है। उसका टैलेंट शाओ रोककांग से ज़्यादा है और वो पहले मशहूर हो गया था। 3 साल पहले वो एक जीनियस था जो कुछ समय के लिए मशहूर था, और अब वो एक महान योद्धा है। परसों 5 से ज़्यादा लेवल का कल्टीवेशन बेस है। परिवार का आम डीकन भी उसका विरोधी नहीं है। क्या तुम्हें पक्का जगह वापस मिल जाएगी? जाओ यी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, कोई एक दिन चुन लो, मैं खुद मुरोंग के घर जाकर उसे ढूंढूंगा। इसी समय दरवाजे के बाहर एक कबीला बेचैनी से दौड़कर अंदर आया। जाहिर है तीसरे बुजुर्ग को ढूंढ रहा था। कबीला तब चौंका जब उन्होंने देखा कि पहले बुजुर्ग और दूसरे बुजुर्ग भी वहां थे। ये देखकर तीसरे बुजुर्ग ने डांटा, तुम घबरा क्यों रहे हो? तभी कबीले के आदमी ने कुछ कहा और कुछ कहना चाहता था, लेकिन जब उसने जाओ यी को वहां देखा तो वो अचानक हिचकिचा गया। क्या हो रहा है? सीधे सीधे कह दो, तीनों बुजुर्गों ने कहा। तीसरे बुजुर्ग को रिपोर्ट करो। मीटियोराइट माउंटेन रेंज के कबीले ने खबर भेजी है कि मुरोंग के परिवार के बच्चे पिछले यंग पेट्रियार्क की अफवाहों की वजह से हमारे शाओ परिवार के बच्चों को पागलों की तरह निशाना बना रहे हैं। खबरों के मुताबिक मुरोंग कियनजुन के नेतृत्व में मेरे शाओ परिवार के कई बच्चे घायल या मारे नहीं गए, लेकिन उनमें से कई गंभीर रूप से घायल हो गए। जियोन शहर के बाहर मीटियोराइट पहाड़ियों में बड़ी संख्या में जियोन आयरन ओर की नसें हैं। जियोन आयरन रिश्तेदार कीमती आयरन ओर है, जिसका उपयोग हथियार बनाने में बहुत होता है और महंगा है। अफवाह है कि सूरज डूबने पर पर्पल क्लाउड आयरन माइन से निकलने वाली चमकदार पर्पल लाइट बादलों के ऊपर पूरे आसमान को पर्पल कर देती है, जो बहुत खूबसूरत होता है। जियोन सिटी का नाम भी इसी वजह से पड़ा और ये आसपास का सबसे मशहूर शहर बन गया। जियोन सिटी के 3 बड़े परिवारों में से एक होने के नाते ज़्याओ परिवार के पास मीटियोराइट पहाड़ों में एक बड़ा इलाका और कई बड़ी जियोन आयरन वेन्स हैं।
और मीटियोराइट पहाड़ों में अनगिनत मॉन्स्टर्स और ख़तरनाक जगहें हैं, इसलिए ये बहुत ख़तरनाक है और परिवार में पूरे साल ताकतवर लोग रहते हैं। परिवार के ज़्यादातर बच्चों ने भी वहीं का अनुभव किया। कबीले ने रिपोर्ट करना जारी रखा। हमारे ज़्याओ परिवार के बच्चों के घायल होने के बाद उन्हें ज़बरदस्ती भगा दिया गया और कई छोटी ज़ियून आयरन ओर की नसें मुरोंग परिवार ने ज़बरदस्ती ले ली। हरामी! गुस्सैल दूसरे बुजुर्ग को तुरंत गुस्सा आ गया। बड़े बुजुर्ग के चेहरे पर भी उदासी थी। मुरोंग परिवार इतने सालों से ज़ियून शहर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। इस बार ज़ियाओ ई की बदनामी और ज़ियून आयरन ओर का छीना जाना शायद बस शुरुआत है। तीसरे बुजुर्ग ने तुरंत कहा, बड़े बुजुर्गों की चिंता मत करो, मैं अब परिवार के योद्धाओं को उनकी ताकत दबाने के लिए मीटियोराइट माउंटेन रेंज पर ले जाऊंगा। नहीं, बुजुर्ग ने सिर हिलाया और कहा, आखिरकार ये जूनियर्स के बीच का मामला है। हम बुजुर्ग सिर्फ पहले के नियम तोड़ेंगे, जो मुरोंग परिवार के साथ खाल नोचने जैसा है। इस मामले को सीरियस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चलता हूँ, ज़ियाओ ई ने हल्के से कहा। क्योंकि मुरोंग क्युंजुन मीटियोराइट पहाड़ों में है, इसलिए मुझे मुरोंग के घर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या तुम्हें पक्का यकीन है? बुजुर्ग ने गहरी आवाज़ में पूछा। पक्का। तुम कब जाओगे? कल। इतनी जल्दी? बुजुर्ग ने मुंह बनाया। ज़ियाओ ई की आंखों में ठंडक आ गई और उसने कहा, क्योंकि वे हमेशा मेरा हिसाब किताब करना पसंद करते हैं, इसलिए मुझे उन्हें 10 गुना वापस देने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले बुजुर्ग, दूसरे बुजुर्ग और तीसरे बुजुर्ग को ये बढ़ती ठंडक महसूस हुई और वे स्तब्ध रह गए, सोचते हुए कि ज़ियाओ ई का कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। आखिरकार मुरोंग क्युंजुन की रेपुटेशन और स्किल्स तो सब जानते हैं। अचानक दूसरे बुजुर्ग ने पूछा, लड़के, तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हारी अजीब हरकतों से आता है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? ज़ियाओ ई ने पूछा वापस। बेशक है, दूसरे बुजुर्ग ने कहा। तुम हाउटी एंड दायरे के मार्शल आर्टिस्ट को ज़्यादा नहीं देखते। ये मत सोचो कि तुम्हें ज़ियाओ रुओकोंग को हराने पर गर्व है। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे और मुरोंग क्युंजुन के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। ठीक है, अभी इस बारे में बात नहीं करते, दूसरे बुजुर्ग ने कहा। लड़के, तुम्हें पता है कि आज मैं और एल्डर यहाँ क्यों हैं? क्या ये मुरोंग क्युंजुन के बारे में नहीं है? ज़ियाओ ई ने शक से पूछा। बस एक ही है, दूसरे एल्डर ने कहा। ओह, ज़ियाओ ई हैरान लग रहा था। बड़े एल्डर ने कहा, ज़ियाओ ई, मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, तुम्हें मेडिसिन एल्केमी किसने सिखाई? ज़ियाओ ई ने कंधे उचकाए और कहा, मुझे किसी ने नहीं सिखाई, मैंने खुद इसकी प्रैक्टिस की और अचानक मैं इसकी प्रैक्टिस कर पाया। बड़े एल्डर ने पूछना जारी रखा, तो तुम्हारा कल्टीवेशन बेस, तुम इतनी तेज़ी से क्यों कूदते हो और वे अजीब मूव्स? ज़ियाओ ई ने फिर भी कहा, मैंने प्रैक्टिस की और मैं अचानक आगे बढ़ा और मुझे अचानक वे मूव्स समझ आ गए। लिहैन, तुम झूठ बोल सकते हो, दूसरे एल्डर ने यकीन ना करते हुए चिल्लाया। मुझे आपसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ज़ियाओ ई ने अपने हाथ फैला दिए। बड़े बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, आखिर में तुम ये नहीं कहना चाहते, हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे, इस बार हम खास तौर पर तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। ये कहते हुए बुजुर्ग ने अपनी बाहों से एक किताब निकाली और कहा, ये मेरी ज़िंदगी के ज़्यादातर समय में दवा को बेहतर बनाने का मेरा अनुभव है और इसमें कुछ गोलियों की रेसिपी भी हैं, तुम देख सकते हो। अगर तुम्हें समझ ना आए तो तुम मुझसे कभी भी पूछ सकते हो। दूसरे बुजुर्ग ने भी अपनी बाहों से 2 किताबें निकालीं और कहा, ये मेरे ज़ियाओ परिवार की 2 सबसे गहरी मार्शल आर्ट्स हैं, अगर तुम्हें समझ ना आए तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। मार्शल स्किल्स। ज़ियाओ ई की आंखें चमक उठीं।